The slight negative charge at one end of one water molecule is attracted to the slight positive charge of another water molecule. What is this attraction called? ये बोल रहे हैं कि वन पॉजिटिव स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा, वो अट्रैक्ट होगा वन स्लाइटली नेगेटिव चार्ज से। जैसे कि हम वाटर में देखते हैं, हमारे पास H2O होता है, उसमें वाटर पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आता है पार्शियल चार्ज एंड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो बोल रहे हैं कि इन दोनों की अट्रैक्शन जो होती है वो किस वजह से होती है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। कोवेलेंट बॉन्ड में पार्शियल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। आयनिक बॉन्ड में हमारे पास आयंस होते हैं, जिसमें क्या एलिमेंट्स मेटल्स के लिए हम आयनिक बॉन्ड को यूज़ करते हैं, वाटर के लिए नहीं यूज़ करते हैं। वाटर का मॉलिक्यूल है जिसमें क्या हमारे पास वाटर की अपनी एक हाइड्रोजन नाम से बॉन्डिंग होती है। वाटर में हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से दो बॉन्ड बनाता है, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एंड नंबर डी पे भी देख लें, हाइड्रोफिलिक बॉन्ड है। तो हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग बॉन्ड, फिलिक मीन्स वाटर लविंग। तो इसमें वाटर लविंग को आपको ऐसा लगेगा कि वाटर लविंग बॉन्ड है तो वाटर के मॉलिक्यूल में पाया जाएगा, बट ऐसा नहीं है। हमारे पास वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम से बॉन्डिंग एक होती है, और ये बहुत बहुत ही ख़ास बॉन्डिंग है हमारे पूरे यूनिवर्स में, जो कि वाटर को एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट बनाने में मदद करती है। नंबर 2, टेंडेंसी ऑफ वाटर टू coalesce ऑयल ड्रॉप इनटू लार्ज ड्रॉपलेट कॉल्ड। इसमें ये बोल रहे हैं कि वो कौन सी टेंडेंसी है पानी की कि वो वाटर के ड्रॉपलेट को अपने अंदर पूरी तरह से जब्त नहीं होने देती, बल्कि एक लार्ज ड्रॉपलेट में बना देती है कि वाटर कभी भी ऑयल के साथ बॉन्डिंग नहीं बना सकता। हमने देखा होगा कभी हम ऑयल का ड्रॉप पानी में डाल दें तो बॉन्डिंग नहीं बनेगी, बल्कि ऑयल एक अलग तरीके से फैल जाएगा, ऊपर ऊपर ही तरह से उसकी तह पर बस पड़ा हुआ होगा। तो वो किस तरह की बॉन्डिंग होती है, उसको हम हाइड्रोफिलिक फोर्स नहीं कहते, हाइड्रोफिलिक एक्सक्लूजन नहीं कहते, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन कहते हैं। एंड हाइड्रोजन बॉन्ड तो बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें जो हमारे पास बॉन्डिंग ही नहीं क्रिएट हो रही, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बन सकता है। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन एक तरह का एक फोर्स या एक तरह की हमारे पास फिनोमेना है, जिसमें कि हमारे पास वाटर वाटर फोबिया हो रहा है। वाटर फोबिया क्या है कि हाइड्रोफोबिक है, फोबिक वाटर से डरना, हाइड्रोफोबिक वाटर से डरना, और एक्सक्लूजन मतलब के फैल जाना, बाहर की तरफ हो जाना, वाटर से ये डर रहे हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर 3, द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसेक्राइड्स इज कॉल्ड। तो हमारे पास दो मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं? मोनोसेक्राइड्स जो कि हमारे पास ये हैं कार्बोहाइड्रेट्स। मोनोसेक्राइड सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट की यूनिट को हम मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। अब हम बोल रहे हैं कि वो कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है, और याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट्स में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, कि वो कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि दो मोनोसेक्राइड्स के बीच में पाया जा रहा है। ऑप्शन देख लें, पेप्टाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड हमारे पास प्रोटीन्स में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं पाया जाता। एस्टर बॉन्ड नहीं हो सकता। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं पाया जाता। हमारे पास प्रोटीन है बायोमोलिक्यूल में, लिपिड्स हैं, और हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एंड देन हमारे पास न्यूक्लिक एसिड हैं। तो एक ही बॉन्ड बचा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो कि एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है। ये हमारे पास सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स में पाया जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के नाम से। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नंबर 4, मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर। कहना सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला नेचर में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? तो हमारे पास ग्लूकोज जो है एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, बट वो बहुत ज़्यादा मिकदार में हमारे पास कुदरती अशिया में मौजूद नहीं है। माल्टोज भी मौजूद है, लेकिन बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं है। सेल्यूलोज इज ऑप्शन राइट है, बिकॉज हमारे पास सेल्यूलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो कि प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है, एंड उसको इतना मजबूत बनाता है। सेल्यूलोज में इतनी अबेंडेंस है। इसके अलावा वो नेचर में हर जगह, हमारे पास जितने भी प्लांट्स हैं उसमें सेल्यूलोज का बहुत बड़ा किरदार है। इस तरह से डिफरेंट चीज़ों में भी सेल्यूलोज है,
जैसे कि हमारे पास कुछ डाइटरी फाइबर्स हैं एंड डिफरेंट थिंग्स हैं। इधर एक्सप्लेन करना इतना कोई ज़रूरी नहीं, बट ये हमें याद रखना चाहिए कि मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट नेचर में सेल्यूलोज है। ग्लाइकोजन की बात करें कि ग्लाइकोजन, व्हाट इज़ दिस ग्लाइकोजन? सो ग्लाइकोजन हमारे पास, जैसे कि हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना कुछ एनर्जी में प्रोड्यूस करने में यूज़ हो जाता है। जो हमारे पास खाना बच जाता है वो हमारी बॉडी जो है उसको थोड़ी देर के लिए रख लेती है, ताकि वो डिफरेंट कामों के लिए इस्तेमाल होने के लिए बाद में खर्च हो। तो उसकी एक जो खर्च होने का जो इसका अमाउंट बनता है, उसका मास बनता है, उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं, ताकि बॉडी उसको बाद में ग्लूकोज में तोड़ ले और उसको हम ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज तोड़ पर एटीपी मतलब कि एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एटीपी, व्हाट इज एटीपी? इट इज़ एन एनर्जी कंपाउंड। कंपाउंड और करेंसी भी कह सकते हैं। Number 5, most important organic compound of the cell which carry out virtually all of the cell's activities. So हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है सेल में, जो कि सारे काम कर रहा है, हमें नज़र नहीं आ रहा, वर्चुअली सेल की सारे काम कर रहा है? तो प्रोटीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिकॉज प्रोटीन से हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स बने हैं, जीन्स बनी हैं, हेयर्स, नेल्स एंड ऑल ऑफ द बॉडी। ये यू नो डोंट नो, आपको पता नहीं होगा कि प्रोटीन कितना एसेंशियल है। एक एक आपका यूनिट जो है प्रोटीन से मिलकर काम कर रहा है, बिकॉज राइबोसोम्स हैं, इसमें हमारे पास जीन्स बन रहे हैं, इसमें हमारे पास एंजाइम्स हैं, जितने जितने हमारे पास बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं प्रोटीन की ही हेल्प की वजह से हो रहा है। बाकी सारे भी इम्पॉर्टेंट है, बट प्रोटीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नंबर 6, ऑल अमाइनो एसिड्स हैव सेम फॉर्मूला एक्सेप्ट। तो ये बोल रहे हैं कि सारे अमाइनो एसिड्स में सेम फॉर्मूला होता है, लेकिन एक चीज़, क्या चीज़ अलग होती है? लेट्स लुक हियर। यहाँ पे हमारे पास 3 अमाइनो एसिड्स हैं। इसमें नाइट्रोजन का ग्रुप जो है, अमाइनो ग्रुप हम इसका कहते हैं, ये भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप इज सेम। कार्बोक्सिल ग्रुप, ये भी सही है, यहाँ पे भी सेम है। बट यहाँ पे जब हम इसको, ये तो अल्फा कार्बन है हमारे पास तीनों जगह पे, इसको हम कहते हैं रेडिकल। एंड रेडिकल ग्लाइसिन में हाइड्रोजन लगेगा तो ये एक इसका रेडिकल ग्लाइसिन बना देगा। अगर हमारे पास यहाँ अल्फा कार्बन के साथ मीथेन लगता है CH3, तो वो एलिनीन बना देता है। एंड अगर CH2OH लगता है तो हमारे पास ये सीरीन बन जाता है। तो किस तरह से आपने देखा कि अमाइनो एसिड्स अलग अलग हो जा रहे हैं सिर्फ एक रेडिकल के डिफरेंट होने की वजह से। तो जब रेडिकल डिफरेंट होगा तो ऑल अमाइनो एसिड्स हैव द डिफरेंट फार्मूला, एंड रेडिकल डिफरेंट हो रहे हैं तो फार्मूलाज डिफरेंट हो रहे हैं। इसमें हमारे पास पूछा है कि सबका फार्मूला सेम है सिवाय किसके, तो रेडिकल ग्रुप अलग है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नंबर 7, a trihydroxy, okay, I repeat, a trihydroxy alcohol made of 3 carbon atoms called। तो इसमें हमारे पास इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि कार्बन के साथ 3 OH ग्रुप लग जाते हैं अल्कोहल के, तो हम इसको या तो हाइड्रोक्सी अल्कोहल कहते हैं या फिर ग्लिसरॉल कहते हैं। लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड मेड अप ऑफ आइसोपेरेनॉइड यूनिट कॉल्ड। तो सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास लिपिड की कौन सी है? इसको हम टर्पेनॉइड्स कहते हैं, जो कि आइसोपेरेनॉइड छोटे माइन्यूट यूनिट्स हैं जिससे मिलकर बनी है। फॉस्फोलिपिड भी लिपिड की क्लास है, बट इट इज़ नॉट द लार्ज एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वैक्सेस एक छोटी क्लास है। इसमें हमारे पास क्यूटिकल लेयर जो हमारे पास प्लांट्स में बनती है वो एक्सेस से बनती है। इसी तरह से एक और क्लास है हमारे पास इसाइल ग्लाइसेरोल, ऑप्शन डी पे जो लिखा है, बट ऑप्शन बी इज करेक्ट। Number 9, how many molecules of water are needed to completely hydrolyze a polymer that is 21 monomers long? तो पूछ रहे हैं कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए वाटर के वो हाइड्रोलाइज करते हैं 21 मोनोमर्स की लॉन्ग चेन को। तो हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल एक ही मोनोमर को हाइड्रोलाइज कर सकता है, इसीलिए हमारे पास 20 वाटर के मॉलिक्यूल्स चाहिए 20 मोनोमर्स को हाइड्रोलाइज करने के लिए। नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ बोथ स्टार्च एंड सेल्यूलोज। इसमें पूछ रहे हैं कि
स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में क्या चीज़ सही है? तो दे आर बोथ पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज. They are geometric isomers of each other. They can both be digested by humans. They are both used for energy in storage in plants. So दोनों जो है पॉलीमर्स तो हैं ग्लूकोज के, क्योंकि इन दोनों को हम ग्लूकोज से मिलाकर हम स्टार्च को भी बनाते हैं, ग्लूकोज की चेन से मिलकर बनाते हैं सेलुलोज को. ऑप्शन ए इज करेक्ट. बाकी ऑप्शन दे आर ज्योमेट्रिक आइसोमर्स. तो ये ज्योमेट्रिक आइसोमर्स एक दूसरे के नहीं होते, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं. ये दोनों जो है ह्यूमंस से डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो हमारे पास स्टार्च जो है हम डाइजेस्ट कर पाते हैं. लेकिन सेलुलोज, अच्छा स्टार्च भी हम अमाइलोज एंजाइम होता है उससे हम डाइजेस्ट करते हैं, मल्टोज बनाकर ही डाइजेस्ट होता है स्टार्च बॉडी में ह्यूमन की. लेकिन सेलुलोज जो है इनडाइजेस्टेड है, ये हमारे पास एक बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइन में पाया जाता है उससे डाइजेस्ट होगा. नंबर डी, दे बोथ आर यूज्ड फॉर एनर्जी स्टोरेज इन प्लांट्स. तो सेल्यूलोज जो है एक प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है, जबकि स्टार्च जो है एनर्जी स्टोरेज है. तो यहाँ पे दोनों में फ़र्क आ गया. ऑप्शन ए इज करेक्ट.